घुघनी लाल अपने माता पिता की इकलौती संतान था और कॉलेज खत्म होने के बाद वो एक कंपनी में काम कर रहा था। वहीं पर उसकी मुलाकात गिरिजानंदा से हुई। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने माता पिता की रजामंदी से शादी कर ली। शादी के बाद सब अच्छे से चल रहा था। दोनों साथ में ऑफिस जाते और घर का काम भी साथ में कर लेते थे। हालांकि अगर घुघनी लाल घर के काम में गिरिजानंदा की मदद करता तो उसकी मां मानसी काफी गुस्सा करती। वो कहती थी ये सारे काम औरतों के हैं, लेकिन फिर घुघनी लाल कहता अगर ये सब काम औरतों के हैं तो फिर बाहर काम करके पैसा कमाना पुरुषों का काम है। तो इस हिसाब से तो गिरिजानंदा को भी बाहर कमाना नहीं चाहिए। अगर आप कहें तो गिरिजानंदा को ऑफिस छोड़ने की इजाजत दे देते हैं, जिससे वो घर का काम करेगी। ठीक है ना? गिरिजानंदा महीने की काफी अच्छी तनख्वाह पाती थी, जिसकी वजह से मानसी जी नहीं चाहती थी कि गिरिजानंदा काम छोड़े, इसलिए वो बात को वहीं पर खत्म कर देती। लेकिन गिरिजानंदा को बीच बीच में ताने मारना जारी रखती। लेकिन वो ज्यादा बोल नहीं पाती थी, क्योंकि गिरिजानंदा तो उन्हें पलटकर जवाब नहीं देती, लेकिन घुघनी लाल जरूर जवाब दे देता था। मानसी जी घुघनी लाल को ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करती थी। वो झूठे आंसू बहाकर घुघनी लाल को बोलती कि तू अब पहले की तरह नहीं रहा, पत्नी आने के बाद बदल गया है। तब घुघनी लाल भी बोल देता, आप भी पहले की तरह कहाँ रही हैं? आप पहले मुझे ऑफिस के लिए खाना बनाकर देती थी, लेकिन अब तो आप घर का कोई काम नहीं करती। जब से गिरिजानंदा यहां आई है, मुझे आपके हाथ के खाने के लिए तरसना पड़ता है। आपने तो उस पर अपनी जिम्मेदारी डाल दी, लेकिन उसके बावजूद आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होती। अगर आपको गिरिजानंदा का काम इतना पसंद नहीं है तो या तो आप नौकर रखवा लीजिए जैसा कि पहले रखा था, या फिर मैं और गिरिजानंदा अलग रहने चले जाते हैं, जैसा कि आप और पापा दादी से अलग हुए थे। इन सब के आगे मानसी जी कुछ न बोलती, लेकिन उनके मन में गिरिजानंदा के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गिरिजानंदा उनकी जगह ले रही है। उन्हें मौका चाहिए था ताकि वो दुनिया को दिखा पाए कि गिरिजानंदा कैसे उन्हें परेशान करती है, लेकिन उन्हें ये मौका ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि गिरिजानंदा काफी ज्यादा शांत दिमाग की लड़की थी। सब ऐसे ही चल रहा था कि एक दिन कंपनी की छंटनी में घुघनी लाल की नौकरी चली गई और अब उस घर में कमाने वाली सिर्फ गिरिजानंदा ही थी। गिरिजानंदा उठकर खाना बनाकर ऑफिस चली जाती और वही अब घुघनी लाल घर पर रहता और पूरे दिन मानसी जी उसके कान भरती रहती। वो बोलती कि देखो वो सिर्फ सुबह का नाश्ता बनाकर गई है, हमारे लिए दोपहर का खाना तो बनाया ही नहीं, अब हम लोग क्या खाएंगे? घुघनी लाल पहले ही अपनी नौकरी जाने की वजह से परेशान था और अब पूरे दिन ये सब सुन सुनकर उसका दिमाग खराब होने लगा था और इसलिए वो ज्यादातर घर से बाहर ही रहता। वो नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं था। घुघनी लाल का पूरा पूरा दिन निकल जाता, अलग अलग ऑफिस में इंटरव्यू देता, लेकिन उसे नौकरी मिल ही नहीं रही थी। और इन्हीं सब के दौरान एक दिन वो इंटरव्यू देने के लिए अपने पास के शहर में गया। वहां से वो शाम के समय वापस आ रहा था कि तभी अचानक उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी, अक्षत। वो आवाज सुनकर जब घुघनी लाल पलटा तो उसने देखा कि हल्के गुलाबी सलवार सूट में एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की को देखकर घुघनी लाल थोड़ा घबरा गया, क्योंकि उस लड़की की आंखों की पुतलियां गायब थी और उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे मानो सालों बाद किसी अपने से मिली हो। उसे ऐसे देखकर घुघनी लाल काफी ज्यादा घबरा गया और पलटकर वहां से भागा। लेकिन इस दौरान वो लड़की उसका पीछा करती रही और बोली, अक्षत कहाँ जा रहे हो तुम? देखो ये मैं हूं, रतन मंजरी। घुघनी लाल वहां से भागकर एक भीड़ वाली जगह में आ गया। वहां जाकर उसने गहरी सांस ली और अब उसे लगा था कि शायद वो लड़की उसका पीछा छोड़ चुकी है। उसने पलटकर जब उस लड़की को देखने की कोशिश की तो पाया कि वो वहां पर नहीं थी। ये देखकर उसने राहत की सांस ली और फिर उसने अपने शहर की बस पकड़ी और वापस अपने शहर आ गया। रास्ते भर वो लड़की जानी पहचानी लग रही थी। घुघनी लाल घर तो आ गया,
लेकिन अब वो उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। उसके साथ जो हुआ था वो अगर किसी को बताता तो कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता, इसलिए उसने ये बात किसी को नहीं बताई। उसी रात जब घुघनी लाल सो रहा था तभी उसे उसी लड़की की आवाज सुनाई दी, अक्षत। उसने पाया कि वही भयानक सी दिखने वाली लड़की उसके बिस्तर के पास खड़ी थी और वो उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसे देखकर घुघनी लाल के मुंह से चीख निकलने वाली थी, लेकिन तभी उस लड़की ने अपना हाथ घुघनी लाल के मुंह पर रखा और चुप रहने का इशारा किया। उसे ऐसे देखकर घुघनी लाल को ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे काफी समय से जानता है, इसलिए वो शांत हो गया। तभी उसने उसे बाहर आने का इशारा किया। घुघनी लाल उसके साथ छत पर आ गया और फिर वो बोली, अक्षत, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारी रतन मंजरी हूं। यह सुनकर घुघनी लाल बोला, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन प्लीज मुझे परेशान मत करो। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं। यह सुनकर रतन मंजरी बोली, तुम परेशान क्यों हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यह सुनकर घुघनी लाल बोला, तुम भला मेरी मदद क्यों करोगी? तुम तो एक भटकती आत्मा हो। तब रतन मंजरी बोली, मैं भटकती आत्मा जरूर हूं, लेकिन तुम्हारा मेरा पिछले जन्म का रिश्ता है। पिछले जन्म में हम दोनों प्यार करते थे और हम दोनों ने जान दे दी थी क्योंकि हमारे घर वाले नहीं मान रहे थे। लेकिन तुम्हारा अंतिम संस्कार तुम्हारे घर वालों ने अच्छे से कर दिया, जिसकी वजह से तुम्हें मुक्ति मिल गई और नया जीवन भी। लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी इस गलती की ये सजा दी कि उन्होंने मेरा अंतिम संस्कार नहीं करवाया। उन्होंने मेरे शव का अपमान किया, जिसकी वजह से मैं ऐसे ही दर दर भटक रही हूं। यह सुनकर अब घुघनी लाल को थोड़ा अजीब लगने लगा था, क्योंकि वो गिरिजानंदा से प्यार करता था और अब ये भूतनी अपने आप को घुघनी लाल की पिछले जन्म की प्रेमिका बता रही थी। इसलिए उसने कहा, देखिए, हो सकता है कि पिछले जन्म में मैं आपसे प्यार करता हूंगा, लेकिन इस जन्म में मैं सिर्फ गिरिजानंदा से प्यार करता हूं और उसे मैंने अपनी पत्नी भी बनाया है। आपके साथ काफी बुरा हुआ, मुझे इसका अफसोस है, लेकिन आपके लिए मेरे जीवन में कोई जगह नहीं है। दोस्तों, रतन मंजरी अपने प्यार के खातिर मरी थी और अब अचानक से उसका प्यार उसे बोल रहा था कि उसके जीवन में उसकी कोई जगह नहीं है। और यह सुनकर उसे काफी बुरा लग रहा था, लेकिन फिर उसे कुछ सूझा और वो बोली, हां, मैं समझ रही हूं, और मैं ये नहीं बोल रही कि तुम अपनी पत्नी को छोड़कर मेरे साथ रहो, बल्कि मैं तो तुमसे प्यार करती हूं और तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूं। मैं देख रही हूं कि तुम परेशान हो और बस मैं तुम्हारी परेशानी हल करना चाहती हूं, क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। रतन मंजरी ने ये इस तरह से बोला कि घुघनी लाल को भी लगा कि शायद रतन मंजरी सच बोल रही है, इसलिए वो बोला, मैं जिस समस्या में फंसा हुआ हूं उसका समाधान तुम्हारे पास नहीं है। असल में मेरी नौकरी चली गई है और घर का खर्चा अब मेरी पत्नी ही उठा रही है, तो मैं चाहता हूं कि कैसे भी करके मेरी ये समस्या खत्म हो जाए। ये सब सुनकर रतन मंजरी बोली, बस इतनी सी बात? मुझे पता है कि तुम्हें ढेर सारा पैसा कैसे मिलेगा। पिछले जन्म में तुमने और मैंने कुछ सोना एक जगह पर गाड़ दिया था। हमने सोचा था कि जब हमारी शादी हो जाएगी तब हम इससे अपनी जिंदगी खुशी खुशी जिएंगे, लेकिन वो समय आया ही नहीं, इसलिए अब वो सोना तुम वहां से निकाल लो। ये सुनकर घुघनी लाल बोला, क्या ये करना सही रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है? तब रतन मंजरी बोली, पिछले जन्म में वो तुमने ही तो गाड़ा था, तो वो तुम्हारा ही हुआ, और अगर तुम नहीं निकालोगे तो वो कोई और निकाल लेगा। इससे तो अच्छा है कि तुम ही वो निकाल लो ना, इससे तुम्हारी समस्या भी हल हो जाएगी। घुघनी लाल को भी ये बात सही लगी और फिर अगले ही दिन घुघनी लाल रतन मंजरी के साथ उस जगह पर गया जहां पर वो सोना था। काफी गहरा गड्ढा खोदने के बाद आखिरकार घुघनी लाल को एक मिट्टी का एक बर्तन दिखा जिसके ऊपर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। घुघनी लाल ने वो कपड़ा खोला तो पाया कि उसके अंदर सोने के गहने रखे हुए थे। उसे देखकर रतन मंजरी बोली, ये गहने तुमने पूर्व जन्म में मेरे लिए बनवाए थे।
लेकिन किस्मत देखो, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि ये इसके असली मालिक के पास पहुंच गया। घुघनी लाल ने रतन मंजरी को धन्यवाद किया और फिर वो गहने लेकर वापस घर आ गया। वो शुद्ध सोना था, और जब घुघनी लाल वो सोने के गहने सुनार को बेचने गया तो बोला, ये गहने हमारे खानदानी गहने हैं। मैं अपना कोई व्यापार खोलना चाहता हूं, इसलिए इन्हें बेच रहा हूं। वो गहने काफी पुराने डिजाइन के थे, इसलिए सुनार को उसके ऊपर शक भी नहीं हुआ। उन गहनों का घुघनी लाल को काफी अच्छा पैसा मिला, और अब उसने सोच लिया था कि इन पैसों से वो कोई व्यापार ही करेगा। लेकिन कौन सा व्यापार खोलना सही रहेगा, ये उसे नहीं पता था। उसने कई लोगों से इस बारे में बात की, लेकिन सब लोगों ने उसे अलग अलग ही राय दी। इसी दौरान रतन मंजरी उससे बोली, तुम्हें किसी की भी बात मानने की जरूरत नहीं है। मैं एक भूत हूं, और कई ऐसे भूतों को जानती हूं जो तुम्हें इस मामले में सही सलाह दे सकते हैं। तुम कहो तो मैं उनसे बात करूं। रतन मंजरी ने उसकी काफी ज्यादा मदद की थी। इस वजह से घुघनी लाल को रतन मंजरी के ऊपर भरोसा होने लगा था, इसलिए उसने इसके लिए हाँ कर दी। इन सब के कुछ दिन बाद रतन मंजरी ने वो सारा पैसा एक व्यापार में लगाने को कहा, और कुछ ही महीनों में वो व्यापार चल भी पड़ा। इन सब की वजह से घुघनी लाल रतन मंजरी की काफी इज्जत करने लगा था, और अब तो वो हर काम रतन मंजरी से पूछकर करने लगा था। घुघनी लाल अब काफी पैसा कमाने लगा। अब मानसी जी को गिरिजानंदा से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उनके अनुसार भगवान की कृपा से मेरा बेटा इतना अच्छा कमा रहा है, इसलिए तुम अपनी नौकरी छोड़कर अब घर संभालो। गिरिजानंदा पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसे खुशी थी कि घुघनी लाल अच्छा कमाने लगा है, लेकिन वो अपनी नौकरी छोड़कर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती थी। और उसे पता था कि जब इस घर में अपनी कमाई खर्च करने के बावजूद इतना कुछ सुनना पड़ रहा है, तो अगर वो नौकरी छोड़कर अपने खर्चों के लिए मोहताज हो गई, तब तो उसे और भी सुनना पड़ेगा। इसलिए वो उन्हें ज्यादा कुछ न बोलती। घुघनी लाल अब ज्यादातर अपने काम में लगा रहता था, जिसकी वजह से अब वो घर के कामों में गिरिजानंदा की मदद भी नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से गिरिजानंदा के ऊपर काम का ज्यादा भार पड़ने लगा था। रतन मंजरी चाहती थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि गिरिजानंदा खुद ही घुघनी लाल की जिंदगी से निकल जाए, और इसलिए वो अब घुघनी लाल को ज्यादा समय तक घर से दूर रखती थी। इन्हीं सब के दौरान एक रात गिरिजानंदा ने उससे साफ साफ कहा, देखो घुघनी लाल, अगर यही सब चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि हम ज्यादा समय तक साथ रह पाएंगे। इसलिए अगर तुम हमारा रिश्ता बचाना चाहते हो तो ये घर संभालने में मेरी मदद करो। आखिर मैं भी इंसान हूं, थक जाती हूं, और इन सब के बावजूद तुम्हारे घरवाले मुझे ताने देते रहते हैं। अगर वो लोग मेरी मदद नहीं कर सकते तो ताने भी न दें। घुघनी लाल भी देख रहा था कि गिरिजानंदा को इन सब से काफी तकलीफ हो रही थी, इसलिए उसने उसे कहा कि वो चिंता न करे। वो कल के कल ही घर के काम के लिए नौकर रख लेगा, और इसी के साथ ही खाना बनाने के लिए रसोइया भी रख लेगा, और अगर किसी ने कुछ कहा तो वो उनसे बात करेगा। अगले दिन हुआ भी यही, और ये सब देखकर रतन मंजरी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कैसे भी करके गिरिजानंदा को घुघनी लाल की जिंदगी से निकालना चाहती थी, इसलिए उसे घुघनी लाल से दूर रख रही थी। लेकिन ये दोनों सारी बातों को आराम से सुलझाने वाला जोड़ा था। रतन मंजरी ने सोच लिया था कि अब कुछ और ही सोचना पड़ेगा, और अब वो आगे जो करने वाली थी वो काफी ज्यादा भयानक था। एक रात जब सब सो रहे थे, तब रतन मंजरी ने गिरिजानंदा के शरीर पर कब्जा कर लिया। वो वहां से उठी और अपने कमरे से बाहर आ गई। बाहर आकर वो जमीन पर बैठ गई और अजीब से मंत्र बोलने लगी। इस दौरान गिरिजानंदा अपने साससुर के कमरे के बाहर ही बैठकर ये कर रही थी, जिसकी वजह से उसकी भयानक आवाज रात के अंधेरे में भयानक ढंग से गूंज रही थी। कुछ ही देर में उन मंत्रों की आवाजों से मानसी जी उठ बैठीं। चूंकि उनके पति को थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, इस वजह से उन्हें ये सब सुनाई नहीं दिया। वो आवाज मानसी जी के कमरे के बाहर से आ रही थी,
जिस वजह से उन्हें बहुत डर लग रहा था। उन्होंने अपने पति को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह तो घोड़े बेच कर सो रहे थे। मानसी जी उन्हें ज्यादा जोर से आवाज नहीं दे सकती थी, वरना बाहर वो जो कोई भी है वो सतर्क हो सकता है। इसलिए मानसी जी अपनी जगह से उठीं और उठकर दरवाजा खोलकर बाहर गई। बाहर आकर उन्होंने देखा कि वो मंत्र कोई और नहीं बल्कि गिरिजानंदा बोल रही थी। उसे ऐसे देखकर मानसी जी काफी ज्यादा घबरा गई, लेकिन फिर हिम्मत करके बोली, गिरिजानंदा, तू इतनी रात में यहां क्या कर रही है? जा अपने कमरे में। यह सुनकर गिरिजानंदा ने मंत्र उच्चारण करना बंद किया और फिर मानसी जी की ओर भयानक ढंग से देखा और कहा, तुझे इससे क्या, तू अपना काम कर। बहू से यह सब सुनकर मानसी जी हैरान रह गई, क्योंकि आज तक कभी भी गिरिजानंदा ने उनसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है। बदतमीजी तो बहुत दूर की बात है। मानसी जी को लगने लगा कि हो न हो गिरिजानंदा के ऊपर कोई ऊपरी चक्कर है, इसलिए उन्होंने शोर मचाकर सबको उठा दिया। उनके पति तो ऊंचा सुनते हैं, इसलिए वह तो आए नहीं, लेकिन घुघनी लाल जरूर वहां आ गया था। घुघनी लाल के वहां आने से पहले ही रतन मंजरी ने गिरिजानंदा को छोड़ दिया, और ऐसा होते ही गिरिजानंदा वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। जब घुघनी लाल वहां आया तो गिरिजानंदा वहां पर बेहोश पड़ी हुई थी और मानसी जी उसके पास खड़ी थी। घुघनी लाल ने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वो होश में नहीं आ रही थी। ये देखकर घुघनी लाल गुस्से में बोला, आपने मेरी पत्नी के साथ क्या किया? यह सुनकर मानसी जी को काफी ज्यादा गुस्सा आया कि एक तो उन्होंने उसे बचाया और ऊपर से अब उन पर गिरिजानंदा के बेहोश होने का भी इल्जाम लग चुका था। इसलिए वो बोली, मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया, बल्कि मुझे कमरे के बाहर से अजीब से मंत्र बोलने की आवाज आ रही थी। जब मैं यहां पर आई तो गिरिजानंदा यहां पर ये मंत्र बोल रही थी, और जब मैंने तुझे बुलाया तो ये यहां पर बेहोश हो गई। मुझे लग रहा है कि ये नाटक कर रही है। घुघनी लाल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये गिरिजानंदा को क्या हो गया। उसे ये पता था कि मानसी जी को भले ही गिरिजानंदा इतनी पसंद न हो, लेकिन वो उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगी। फिर उसने सोचा कि इन सब बारे में बाद में सोचेगा, और वो गिरिजानंदा को लेकर फौरन अस्पताल गया। तब डॉक्टर ने कहा, शायद थकान की वजह से ये बेहोश हो गई है। इन्हें थोड़ी देर आराम करने देना और घर का कोई काम मत करवाना। इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। होश आने के बाद घुघनी लाल ने उससे पूछा कि आखिर वो बेहोश कैसे हो गई। तब गिरिजानंदा बोली, मुझे नहीं पता, मैं तो बस रात में सो रही थी, और अभी जब मेरी आंख खुली है तो मैं यहां अस्पताल में हूं। ये सब सुनकर मानसी जी बोली, तुम क्यों झूठ बोल रही हो? तुम मेरे कमरे के बाहर अजीब से मंत्र नहीं बोल रही थी। ये सुनकर गिरिजानंदा बोली, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? घुघनी लाल, मेरी बात का यकीन मानो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सब सुनकर घुघनी लाल मानसी जी को घूरने लगा। उसे लगने लगा कि हो न हो ये सब मानसी जी का ही कियाधरा है। इसलिए वो बोली, ठीक है, ये सब मेरा कियाधरा है, लेकिन तुम्हारे कमरे का दरवाजा जब अंदर से लगा हुआ था तो मैंने ऐसा कैसे किया? और चलो मान लो कि दरवाजा गलती से खुला रह गया होगा, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इसे तुम्हारे कमरे से ले जाऊंगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। घुघनी लाल को भी वो मानसी जी की बात सही लग रही थी, लेकिन अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गिरिजानंदा इतनी रात में वहां क्या कर रही थी। मानसी जी घुघनी लाल के पास आई और बोली, मैं जानती हूं कि तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो, लेकिन अभी जो हुआ वो सामान्य नहीं था। पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि गिरिजानंदा के ऊपर कोई ऊपरी चक्कर है। जब मैं कमरे से बाहर आई तो वो मेरे कमरे के बाहर बैठकर अजीब से मंत्र बोल रही थी। ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रही थी। शायद इसके ऊपर कोई ऊपरी शक्ति का साया है। हमें किसी तांत्रिक से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। वैसे तो घुघनी लाल तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन अब वो न चाहते हुए भी इन सब में थोड़ा बहुत यकीन करने लगा था,
क्योंकि उसके साथ भी तो उसके पूर्व जन्म की प्रेमिका रतन मंजरी थी। और यही सोचकर वो बोला, मां मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें गलत बोला, लेकिन मैं काफी डर गया था। आप जानती हैं कि मेरे पास इतना समय नहीं रहता कि तांत्रिक के चक्कर काट पाऊं, इसलिए आपकी नजर में अगर कोई तांत्रिक हो तो आप गिरिजानंदा को उसे दिखा दीजिएगा। मानसी जी इसके लिए मान गई और गिरिजानंदा को किसी बाबा को दिखाया। बाबा ने गिरिजानंदा के ऊपर झाड़ फूंक किया और कहा, इसके ऊपर किसी चुड़ैल का साया है, अगर इसे ठीक करना है तो कोई सिद्धि करनी पड़ेगी, तब जाकर वो चुड़ैल इस लड़की को छोड़ेगी। मानसी जी इसके लिए मान गई और जितना पैसा उसने मांगा था दे दिया। उस तांत्रिक ने उससे कोई साधना की और अब सबको लग रहा था कि सब सही होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वह कोई ढोंगी पाखंडी था। इसी दौरान रतन मंजरी घुघनी लाल से बोली, मुझे पता है कि तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक है, बल्कि रात में वो अजीब सी हरकतें करती है। कभी कभी तो रात में मैंने खुद उसे मोमबत्ती लेकर घूमते हुए देखा है। घुघनी लाल रतन मंजरी पर भरोसा करता था, लेकिन वो गिरिजानंदा से प्यार भी बहुत करता था। उसने आज तक गिरिजानंदा को इस तरह से हरकतें करते हुए नहीं देखा था। इसलिए उसने कहा, देखो रतन मंजरी, तुम्हारे एहसान हैं मेरे ऊपर, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक है। शायद उसे काम की टेंशन होगी क्योंकि काफी समय से वो सब कुछ संभाल रही है, लेकिन मैं उसका ख्याल रखूंगा तो वो ठीक हो जाएगी। सबके आगे रतन मंजरी ज्यादा कुछ न बोली, बस उसने इतना ही कहा कि अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो खुद देख लेना, वो ऐसी हरकतें करती रहती है। घुघनी लाल को रतन मंजरी की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि अगर ऐसा कुछ है तो उसे देख लेना चाहिए, इससे कम से कम समय रहते उसका इलाज तो हो जाएगा। इन सब के कुछ दिन बाद गिरिजानंदा देर रात अपने बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर आ गई। बाहर आकर वो जमीन पर बैठकर अपने सामने मोमबत्ती जलाकर अजीब से मंत्र बोलने लगी। इसी दौरान रतन मंजरी ने घुघनी लाल को उठाया और कहा, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं था ना, जाओ जाकर अपनी धर्म पत्नी को देखो। ये सुनकर घुघनी लाल बाहर की ओर भागा तो उसने गिरिजानंदा को इस भयानक रूप में देखा। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गया और गिरिजानंदा को झकझोरने लगा, लेकिन गिरिजानंदा तो उसकी सुन ही नहीं रही थी। लेकिन फिर अगले ही पल वो वही बेहोश हो गई। घुघनी लाल गिरिजानंदा से बहुत प्यार करता था और उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए अगले दिन वो गिरिजानंदा को पंडित के पास ले गया और उन्हें सारी बात बताई। गिरिजानंदा को देखकर उन्होंने कहा, इस बच्ची को देखकर पता चलता है कि इसके ऊपर किसी भूत का साया नहीं है। ये यहां मंदिर में कितने आराम से बैठी है, अगर ऐसा कुछ होता तो ये यहां से भागने की कोशिश करती। अब घुघनी लाल को याद आया कि उसके घर में भी गिरिजानंदा ही सुबह शाम पूजा पाठ करती थी, और इसलिए अब घुघनी लाल को लग रहा था कि गिरिजानंदा के ऊपर कोई साया नहीं, बल्कि गिरिजानंदा मानसिक रूप से परेशान है। गिरिजानंदा को रात का कुछ भी याद नहीं था, लेकिन अगर घुघनी लाल ऐसा बोल रहा है तो इसमें कहीं तो सच्चाई होगी ही, और यही सोचकर गिरिजानंदा ने मनोचिकित्सक के पास जाने का फैसला किया। उस मनोचिकित्सक ने जब गिरिजानंदा के सारे टेस्ट किए तो ये पता चला कि गिरिजानंदा मानसिक तौर पर भी ठीक है, और अगर वो इस तरह की कोई हरकत कर रही है तो शायद उसे नींद में चलने की बीमारी है। अब गिरिजानंदा की नींद में चलने की बात जब मानसी जी को पता चली तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया, और यहां तक कि वो तो अब गिरिजानंदा के मायके वालों तक पहुंच गई। अब मानसी जी का ज्यादा हो रहा था, इसलिए गिरिजानंदा ने भी उन्हें उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि गिरिजानंदा गुस्से में अपने मायके चली गई। घुघनी लाल उसे जाने तो नहीं देना चाहता था, लेकिन फिर रतन मंजरी बोली, अगर तुमने उसे रोका तो सबके लिए और समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी मां की उससे इसी तरह से रोज लड़ाई होगी, जिससे उसकी हालत और खराब हो सकती है। इसलिए कुछ दिनों के लिए जब तक वो ठीक नहीं होती उसे वही रहने दो। एक बार वो ठीक हो गई तो सब ठीक हो जाएगा।
घुघनी लाल का मन बिल्कुल नहीं माना अपनी पत्नी को ऐसे छोड़ने का, लेकिन एक हिसाब से रतन मंजरी सही कह रही थी। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि घुघनी लाल के घर वाले इतनी मुसीबत खड़ी कर रहे थे, इसलिए उसे उन्हें छोड़कर गिरिजानंदा के साथ अलग रहना चाहिए। लेकिन वो अपने माता पिता की इकलौती संतान था और अभी उसके माता को उसकी जरूरत थी, इसलिए वो उन्हें नहीं छोड़ सकता था। खैर, अब गिरिजानंदा जा चुकी थी तो रतन मंजरी का रास्ता बिल्कुल साफ था। घुघनी लाल रोज गिरिजानंदा को फोन करता और उसका हालचाल लेता। गिरिजानंदा उससे अच्छे से बात करती, लेकिन अब उसका मन उसकी मां से कट चुका था, इसलिए वो उनसे कम ही बात किया करती थी। इन्हीं सब के दौरान एक रात जब घुघनी लाल सो रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे मानो कोई उसके सीने पर चढ़ा हुआ हो, और जब उसने लाइट जलाकर देखा तो पाया कि वहां कोई भी नहीं था। उसे उसके सीने पर जो भार महसूस हो रहा था उससे वो थोड़ा डरा हुआ था। उसने जल्दी से उठकर एक गिलास पानी पिया और टहलने लगा। अब उसे इस तरह से कुछ महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए वो दोबारा अपने बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद उसे नींद तो आ गई, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि मानो कुछ चीज उसके पैरों में चुभ रही हो। उसने अपने पैरों को हाथ लगाकर देखा, लेकिन सब ठीक था। उसने अपने पैर चादर से ढके और सो गया। अगली रोज जब घुघनी लाल सोकर उठा तो उसे काफी कमजोरी महसूस होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर से किसी ने सारी ऊर्जा निचोड़ ली हो। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और कमरे से बाहर आया। वो बाहर आकर बैठा और चालक के आने का इंतजार करने लगा ताकि वो डॉक्टर के पास जा पाए। वही जब मानसी जी ने घुघनी लाल को इस तरह से देखा तो परेशान हो गई और चालक के आने पर वो उनके साथ डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने जब घुघनी लाल की जांच की तो पाया कि घुघनी लाल के शरीर में खून की काफी कमी थी, और उसने घुघनी लाल से इस बारे में बात की और इसी के साथ ही कुछ दिन आराम करने को भी कहा। घुघनी लाल अब अपना काम घर से करने लगा और खाने पीने में भी सारी अच्छी चीजें शामिल की, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ। घुघनी लाल समय के साथ कमजोर पड़ता जा रहा था। मानसी जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये घुघनी लाल के साथ क्या हो रहा था। उन्होंने घर में पूजा पाठ वगैरह भी करवाया, लेकिन घुघनी लाल की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वही गिरिजानंदा को घुघनी लाल से मिले 1 महीने से ऊपर हो गया था, इसलिए उसने सोचा कि सास से लड़ाई होगी तो देखी जाएगी, लेकिन वो घुघनी लाल से दूर नहीं रह पाएगी। और यही सोचकर गिरिजानंदा वापस घर आ गई। यहां पर आकर घुघनी लाल को इस हाल में देखकर गिरिजानंदा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दोस्तों, घुघनी लाल ने अपनी ये हालत गिरिजानंदा को नहीं बताई थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो परेशान हो। लेकिन यहां आकर गिरिजानंदा को कुछ गड़बड़ लग रही थी। कोई भी 1 महीने में इस हद तक बीमार नहीं हो सकता कि हड्डियों का ढांचा बन जाए। इसलिए गिरिजानंदा को समझ आ चुका था कि ये जरूर कोई ऊपरी चक्कर है। गिरिजानंदा के पिता एक तांत्रिक को जानते थे और गिरिजानंदा ने अपने पिता से उस तांत्रिक को अपने घर लाने के लिए कहा। ये बात रतन मंजरी ने सुन ली थी। वो किसी भी कीमत पर घुघनी लाल को ठीक नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए उसने दोबारा से एक चाल चली। उसे पता था कि गिरिजानंदा और मानसी जी की लड़ाई होती रहती है, और इसलिए उसने सोचा कि दोबारा से इन दोनों की लड़ाई करवा दी जाए, और इस बार ये लड़ाई इतनी भयंकर हो कि गिरिजानंदा दोबारा यहां न आए। और यही सोचकर रतन मंजरी ने मानसी जी के शरीर के ऊपर नियंत्रण कर लिया और गिरिजानंदा से बोली, तू जब से मेरे बेटे के जीवन में आई है उसके साथ बुरा ही हो रहा है, इसलिए अभी के अभी तू यहां से निकल जा। मुझे तेरे जैसी लड़की का साया भी यहां नहीं चाहिए। गिरिजानंदा को गुस्सा तो काफी आ रहा था, लेकिन फिर वो बोली, मैं उसके जीवन में आई तभी आज वो इतना बड़ा व्यापार करता है, क्योंकि मेरी किस्मत से उसकी किस्मत चमकी है, वरना तो वो नौकरी ही कर रहा होता। और रही बात इस घर में रहने की, तो ये घर जितना आपका है उतना मेरा भी है। इस घर में अपनी कमाई देती हूं
तो मुझे यहां से कोई भी नहीं निकाल सकता, और अगर आपने ज्यादा कुछ ऐसा किया तो फिर मैं आप लोगों को जेल भिजवा दूंगी। गिरिजानंदा ने काफी कोशिश की रतन मंजरी को वहां से भेजने की, लेकिन रतन मंजरी गई ही नहीं, और इसलिए अब वो रतन मंजरी के ऊपर हाथ भी उठाने से पीछे नहीं रही थी। उसने मानसी जी से गिरिजानंदा को पिटवा दिया। इन सब से गिरिजानंदा काफी ज्यादा हैरान रह गई। गिरिजानंदा को पता था कि मानसी जी भले ही जुबान से कितना भी बोलें, लेकिन उनके शरीर में काफी दर्द रहता था, और इतना ही नहीं, उन्हें नस की भी दिक्कत थी, जिसकी वजह से उनके हाथों की नसें ठीक से काम नहीं करती थी। पर ऐसे में वो गिरिजानंदा के ऊपर ऐसे हाथ कैसे उठा सकती हैं? और इतना ही नहीं, जितनी ताकत से मानसी जी गिरिजानंदा को पीट रही थी, उससे साफ लग रहा था कि कोई ऊपरी शक्ति उनसे ये सब करवा रही है। गिरिजानंदा ने सोचा कि अगर वो घुघनी लाल को छोड़कर गई तो फिर वो जो कोई भी शक्ति है वो घुघनी लाल को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए अब उसने एक कदम उठाया। गिरिजानंदा घर से निकल गई। ये देखकर रतन मंजरी को लगा कि गिरिजानंदा घर छोड़कर चली गई, इसलिए वो निश्चित थी, लेकिन वही ये भूल गई कि गिरिजानंदा आज के जमाने की लड़की थी। वो मुसीबत से भागने वाली नहीं थी। गिरिजानंदा वहां से सीधे पुलिस स्टेशन गई और मानसी जी और उनके पति के खिलाफ शिकायत कर दी। यहां पर मानसी जी के पति ने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी गिरिजानंदा को पता था कि अब ये जो कोई भी शक्ति है, ये अगला निशाना उन्हीं को बनाएगी। इसलिए उसने ऐसा किया। घरेलू हिंसा का केस देखकर पुलिस वाले जल्दी से गिरिजानंदा के साथ गए और मानसी जी और उनके पति को गिरफ्तार कर लिया। और अब गिरिजानंदा का रास्ता बिल्कुल साफ था। पड़ोस के लोग गिरिजानंदा को बहुत बुराबला बोल रहे थे कि उसने अपने बूढ़े सास ससुर को जेल भिजवा दिया, लेकिन गिरिजानंदा ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। गिरिजानंदा ने अपने पिता से कहा कि जल्दी से उस तांत्रिक को लेकर आए। तब उसके पिता ने उसे बताया कि उस तांत्रिक को आने में 1 दिन का समय लगेगा। वो कल शाम को ही वहां आ पाएंगे। वैसे तो गिरिजानंदा चाहती थी कि ये सब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन अब क्या ही किया जा सकता था। उसने जैसे तैसे ये समय काटने का मन बनाया। अब तक शाम हो चुकी थी और खाना पीना खाकर गिरिजानंदा और घुघनी लाल सोने की तैयारी कर रहे थे। रतन मंजरी का प्लान खराब होने लगा था और इसलिए उसने अब दूसरा प्लान बनाया। जब गिरिजानंदा रसोई में थी तब उसने घुघनी लाल से कहा, तुम तो तुम्हारी पत्नी से बड़ा प्यार करते थे ना, देखो उसने क्या किया, तुम्हारे बूढ़े मां बाप को जेल में भिजवा दिया। घुघनी लाल बोला, गिरिजानंदा ने ये ठीक नहीं किया होगा, और वैसे भी मेरी मां भी बहुत हद पार कर रही थी। उन्हें जितनी लड़ाई करनी है करे, लेकिन इस तरह से हाथ तो नहीं उठाना चाहिए कम से कम। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं गिरिजानंदा को समझाऊंगा कि वो कल के कल ही केस वापस ले ले, और अगर सब ऐसे ही चलता है तो मैं गिरिजानंदा को लेकर अलग हो जाऊंगा। ये दोनों इसी बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी गिरिजानंदा रसोई का काम खत्म करके वहां आई तो उसने देखा कि घुघनी लाल अपने ही आप में कुछ बात कर रहा है। ये देखकर वो हैरानी से बोली, घुघनी लाल तुम किसी से बात कर रहे हो? लेकिन यहां पर तो कोई भी नहीं है। घुघनी लाल रतन मंजरी के बारे में नहीं बताना चाहता था, इसलिए वो बोला, मैं किसी से भी बात नहीं कर रहा, बस आज जो हुआ उसके बारे में सोच रहा हूं। देखो, मुझे पता है कि मेरी मां ने सही नहीं किया, लेकिन उनकी उम्र हो चुकी है, इसलिए प्लीज तुम अपनी शिकायत वापस ले लो। ये सुनकर गिरिजानंदा कुछ सोचने लगी और फिर वो बोली, पता नहीं तुमने देखा या नहीं, लेकिन मम्मी जी का व्यवहार कुछ अजीब लगा। उन्होंने जब मुझे मारा तो उनके अंदर इतनी शक्ति लग रही थी जितनी कि किसी पहलवान में हो। मुझे लगता है कि ये कोई ऊपरी चक्कर है। ये सुनकर घुघनी लाल बोला, अगर ऐसा है तो हम मां को किसी तांत्रिक को दिखा देते हैं। ये सुनकर गिरिजानंदा ने उसे घूरा और कहा, तुमने अपनी हालत देखी है, क्या तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? कहा तुम इतने तंदुरुस्त थे और अभी अचानक से तुम 1 महीने के अंदर ही इतने ज्यादा कमजोर और बीमार हो गए। और हैरानी की बात यह है कि तुम्हारी बीमारी भी
कोई डॉक्टर पकड़ नहीं पाया है। क्या ये तुम्हें सामान्य लगता है? ये सुनकर घुघनी लाल भी सोच में पड़ गया और फिर वो बोला, तो तुम कहना चाहती हो कि मेरे ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया है, लेकिन आखिर क्यों? ये सुनकर गिरिजानंदा बोली, काफी कम समय में तुमने काफी कुछ हासिल कर लिया, तो हो सकता है कि शायद इसी जलन की वजह से किसी ने ही ये सब किया हो। वैसे घुघनी लाल, मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि आखिर इस व्यापार में लगाने के लिए तुम्हारे पास पैसा कैसे आया? जहां तक मुझे पता है तुम्हारे पास इतनी बचत नहीं थी और नहीं कोई और संपत्ति वगैरह थी, तो फिर व्यापार में लगाने के लिए तुम्हारे पास पैसा कैसे आया? मैंने जब भी तुमसे इस बारे में पूछा, तुमने मुझे टाल दिया, लेकिन आज तो मुझे सच बता दो। ये सुनकर घुघनी लाल बोला, देखो मुझे पता है कि तुम मेरी बात पर यकीन तो करोगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सच बता ही देता हूं। वो ये बोल ही रहा था कि तभी रतन मंजरी बोली, क्या कर रहे हो? पागल मत बनो। अगर तुमने इसे सब बता दिया तो ये तुम्हें मुझसे अलग कर देगी, या फिर ये यही बोलेगी कि तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकती हूं? मैं तो तुमसे कितना प्यार करती हूं। घुघनी लाल को भी ये बात सच लगी, क्योंकि रतन मंजरी एक आत्मा थी, और भले ही घुघनी लाल उसके ऊपर भरोसा करता है, लेकिन गिरिजानंदा नहीं करेगी। घुघनी लाल के हाव भाव देखकर गिरिजानंदा भी समझ चुकी थी कि बात कुछ ऐसी है जो अगर घुघनी लाल ने बता दी तो सब कुछ सही हो सकता है। इसलिए वो बोली, तुमने पैसों के लिए कहीं किसी आत्मा वात्मा से समझौता तो नहीं कर लिया? देखो, अगर तुमने ऐसा किया है ना, तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि चाहे कोई भी हो, नकारात्मक शक्ति ही रहती है। वो तुम्हें एक समय के लिए सब कुछ दे तो सकती है, लेकिन याद रखना, जब वो लेने पर आएगी तो काफी कुछ ले लेगी, और तुमने देख लिया ना कि इसका अंजाम क्या हो रहा है। घुघनी लाल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या नहीं, लेकिन गिरिजानंदा की बात ने उसके ऊपर काफी असर किया था। उसके दिमाग में ये सब आ रहा था कि कैसे रतन मंजरी के उसके जीवन में आने के बाद ही ये सब हो रहा है। उसे अब कहीं न कहीं ये लगने लगा था कि कहीं इन सब में रतन मंजरी का हाथ न हो। इसलिए उसने गिरिजानंदा को सब सच बता दिया। ये सब सुनकर गिरिजानंदा काफी ज्यादा हैरान रह गई, और अब इससे पहले कि वह कुछ बोलती, रतन मंजरी गुस्से में बोली, मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और तुमने आखिरकार मेरा भरोसा दोबारा तोड़ दिया। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें शांति से अपने साथ ले जाऊंगी, लेकिन नहीं। अब तुम इससे पहले कि मेरे इरादों पर पानी फेरो, मैं तुम्हें इतना ज्यादा कमजोर कर दूंगी कि दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें ठीक न कर पाए। इन सब के बाद रतन मंजरी ने घुघनी लाल के ऊपर कब्जा कर लिया, और इसी के साथ ही घुघनी लाल के चेहरे पर बिल्कुल सपाट भाव आ गए। उसे इस तरह से देखकर गिरिजानंदा को पता चल गया था कि शायद रतन मंजरी ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और कमरे से बाहर की ओर जाने लगी। इसी दौरान घुघनी लाल ने किसी चीते की तरह छलांग मारी और गिरिजानंदा को जमीन पर गिरा दिया। गिरिजानंदा अपने आप को संभालने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी घुघनी लाल भयानक दोहरी आवाज में बोला, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। मैं तो बस घुघनी लाल को अपने साथ ले जाना चाहती हूं। गिरिजानंदा बोली, घुघनी लाल पर मेरा हक ज्यादा बनता है। यह सुनकर घुघनी लाल गुस्से में बोला, इसके ऊपर तुम्हारा अधिकार इस जन्म में है, लेकिन मैं पिछले जन्म से इसके साथ हूं। हमने साथ में जीने मरने की कस्में खाई थी, और जब हमारे घर वाले नहीं माने तब हमने आत्महत्या कर ली, लेकिन मरने के बाद भी हम एक न हो सके, और तब से मैं इसकी तलाश में भटक रही थी। यह सुनकर गिरिजानंदा बोली, वो जो भी हो, लेकिन इस जन्म में घुघनी लाल तुमसे प्यार नहीं करता। हमारी खुशहाल जिंदगी तुम ही खराब कर रही हो। इतना बोलते ही घुघनी लाल ने गिरिजानंदा का गला दबाना शुरू कर दिया, जब तक कि वो बेहोश न हो गई। कुछ समय बाद जब गिरिजानंदा को होश आया तो वो कमरे के अंदर बंधी हुई थी। इतना ही नहीं, उसके मुंह पर भी कपड़ा ठूंसा हुआ था।
वो रेंगते हुए उस कमरे के दरवाजे के पास आई और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से लगा हुआ था। उसने आवाज भी दी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और अब वो थक हार कर बैठ गई। उसने ध्यान दिया कि कमरे के बाहर से भी किसी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही थी। ये सब देखकर गिरिजानंदा काफी ज्यादा घबरा गई, लेकिन वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि सब ठीक हो जाए। यहां पर गिरिजानंदा की प्रार्थना का असर ये हुआ कि गिरिजानंदा के पापा उस तांत्रिक को लेकर वहां आ गए, लेकिन वहां आकर उन्होंने काफी देर दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से किसी ने आवाज नहीं दी और न ही किसी ने दरवाजा खोला। ये सब देखकर उसके पापा बोले, कमाल है, ये लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? दामाद जी की हालत ऐसी है कि वो लोग बाहर भी नहीं जा सकते। ये सब सुनकर वो तांत्रिक बोला, शायद कुछ गड़बड़ है, ये दरवाजा जल्दी से खुलवाओ। और वह दरवाजा तोड़वाया। उन्होंने जब अंदर जाकर देखा तो पाया कि एक कमरे के अंदर गिरिजानंदा बंधी हुई पड़ी है। उसे इस तरह से देखकर उसके पापा उसके पास आए और उसकी रस्सियां खोली और उससे सब पूछा। तब गिरिजानंदा ने उन्हें सब कुछ बता दिया। ये सब सुनकर वहां मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा घबरा गए, लेकिन फिर तभी वो तांत्रिक बोला, उस प्रेतात्मा ने उस लड़के को इतना ज्यादा कमजोर कर दिया है कि इस लड़की के साथ ये सब करने के बाद उसके अंदर ऊर्जा बहुत कम बची होगी, तो वो बाहर भी नहीं गया होगा। हो न हो वो इसी घर के अंदर होगा। जाकर ढूंढो उसे। आस पड़ोस के लोग पूरे घर में फैल गए और घुघनी लाल को ढूंढने लगे। घुघनी लाल को ढूंढते ढूंढते वो लोग छत के ऊपर आ गए, जहां पर घुघनी लाल एक कोने में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी, जिसे देखकर वो सारे लोग काफी ज्यादा दहल चुके थे। उन सब ने उस तांत्रिक को बुलाया। उस तांत्रिक को वहां देखकर घुघनी लाल अपनी भयानक आवाज में बोला, इस शरीर से मुझे निकाल पाना अब संभव नहीं है, क्योंकि ये शरीर काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है और ये अभी तक अपने पैरों पर खड़ा भी मेरी वजह से है, क्योंकि मेरी नकारात्मकता इसके नसंस में बस चुकी है। ये सुनकर वो तांत्रिक बोला, इसकी पत्नी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तू इसकी पूर्व जन्म की प्रेमिका भले ही है, लेकिन तू इसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। तुम दोनों एक बार अपना जीवन समाप्त कर चुके हो, लेकिन अब दोबारा तुम इसका जीवन नष्ट करना चाहती हो। अगर तुम सच में इसके साथ इस जन्म में आना चाहती थी, तो तुम्हें मुक्ति पानी चाहिए थी, लेकिन तुम पहले भी स्वार्थी थी और अभी भी स्वार्थी हो। यह सुनकर घुघनी लाल बोला, चाहे जो बात रही हो, लेकिन मैं फिर भी इसे छोड़ने नहीं वाली, चाहे जो हो जाए। सब लोगों ने उसे काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। ये सब देखकर उस तांत्रिक ने उन लोगों को इशारा किया और वो लोग घुघनी लाल की ओर बढ़ने लगे। ये देखकर घुघनी लाल जोर से चिल्लाया, अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं यहां छत से कूद जाऊंगी। ये सुनकर वो सारे लोग वहीं रुक गए। उस तांत्रिक ने अपने झोले में हाथ डाला और एक तरह का सफेद पाउडर वहां हवा में उंडेल दिया। उससे किसी और को तो कोई परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन घुघनी लाल का दम घुटने लगा था। उसे बहुत तेज तेज खांसी होने लगी थी और इसी दौरान मौका पाकर ये सारे लोग उसके पास आए और उसे पकड़ लिया। वे लोग घुघनी लाल को पकड़कर जबरन अपने साथ लेकर नीचे आ गए और उसे बिस्तर से बांध दिया। इसके बाद उस तांत्रिक ने कुछ अजीब से मंत्र बोलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से घुघनी लाल चीखते हुए बोला, मुझे छोड़ दे वरना मैं इस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन वो तांत्रिक वहां नहीं रुका। उसने अपने मंत्र बोलने जारी रखे और बीच बीच में वो घुघनी लाल के ऊपर वो सफेद पाउडर डालता रहा। लगभग 1 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा और उसके बाद घुघनी लाल कमजोर होकर बिस्तर पर पड़ा रहा। उसकी आंखें हैरानी से खुली हुई थी। उसके शरीर में विरोध करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। सब कुछ खत्म होने के बाद उस तांत्रिक ने एक काला धागा घुघनी लाल की कलाई पर बांधा और कहा, ध्यान रखना कि यह धागा इसकी कलाई पर से खुलेना। यह धागा इसकी कलाई पर बंधा रहेगा तो वो शक्ति इसके शरीर से बाहर नहीं आ पाएगी
और न ही पूरी तरह से कभी इसके ऊपर काबू कर पाएगी। ये सुनकर गिरिजानंदा बोली, मैंने आपको यहां इसीलिए बुलाया था ताकि आप इस आत्मा को मेरे पति के शरीर से निकाल पाए, लेकिन आपने तो इसे इनके अंदर ही छोड़ दिया। ये सुनकर वो तांत्रिक बोला, हर चीज की एक वजह होती है बेटी। ये शक्ति काफी ज्यादा शक्तिशाली है और इतनी शक्तिशाली कि ये दूसरों की ऊर्जा चूसती है। अगर मैंने इसे जबरन बाहर निकाला तो ये इसके शरीर को छोड़ते ही इसे हमेशा के लिए मार देगी और कुछ नहीं बचेगा। हर रोज ये शक्ति तुम्हारे पति के ऊपर हावी होने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि वो इसके ऊपर काम न कर पाए। और इसी के साथ ही मैं तुम्हें एक खास तरह की भभूत भी दूंगा। तुम्हें वह इसे पानी में मिलाकर दिन में 4-5 बार देना है। पवित्र चीज जब उसके शरीर में जाएगी तो उस दुष्ट आत्मा की शक्ति अपने आप कम होने लगेगी और एक समय बाद वो इतनी कम हो जाएगी कि तुम्हारे पति के ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं हो पाएगी। मुझ पर भरोसा रखो। सबके बाद वो तांत्रिक वहां से चला गया। उनके जाने के बाद गिरिजानंदा पुलिस स्टेशन गई और अपने साससुर को घर ले आई। वो तांत्रिक गिरिजानंदा को कुछ धागे देकर गया था। गिरिजानंदा ने वो धागा खुद धारण कर लिया था और अपने साससुर को घर लाने के बाद उनके नहाने धोने के बाद उन्हें भी वो धागा बांध दिया। उसकी सास काफी गुस्से में थी क्योंकि गिरिजानंदा ने उन्हें पुलिस स्टेशन की हवा खिलवाई थी। लेकिन फिर आस पड़ोस वालों से जब सारी बात सुनी तो वो काफी ज्यादा घबरा गई, क्योंकि अगर गिरिजानंदा नहीं होती तो उनका बेटा सुरक्षित नहीं होता। गिरिजानंदा ने उन्हें सब बता दिया था क्या करना है और अब वो लोग घुघनी लाल को अच्छे से खाना पीना दे रहे थे और शाम के समय उसे नींद की दवा दे देते। इससे रतन मंजरी घुघनी लाल के ऊपर कब्जा करके कुछ नहीं कर पाती। गिरिजानंदा घुघनी लाल का काफी ख्याल रख रही थी और ये मानसी जी भी देख रही थी। अगर गिरिजानंदा की जगह कोई और लड़की होती तो शायद घुघनी लाल के लिए इतना न करती। इन्हीं सबके दौरान एक दिन शाम के समय जब गिरिजानंदा रसोई में काम कर रही थी, घुघनी लाल मानसी जी से बोला, मां मुझे माफ कर दो कि मेरी वजह से आपको और बाकी सबको इतनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं बचूंगा। ये सुनकर मानसी जी बोली, बेटा तू ऐसा मत बोल, सब ठीक हो जाएगा, हम हैं ना। तभी घुघनी लाल ने दरवाजे की ओर देखा और कहा, मां मेरे अंदर जो भूतनी है वो मुझे अंदर ही अंदर खोखला कर रही है और जब मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ देगा तब ये भूतनी भी मुझे छोड़ देगी। आप यकीन नहीं करोगी, लेकिन ये सब गिरिजानंदा करवा रही है। वो किसी और लड़के को पसंद करती है। वो उसके ऑफिस में काम करता है। मैंने उसे उसके साथ देख लिया था। इस बारे में हमारा झगड़ा भी हुआ था, तभी उसने मेरे ऊपर ये सब करवाया है। ये सब सुनकर मानसी जी काफी घबरा गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था गिरिजानंदा ऐसा कुछ कर सकती है, लेकिन फिर उनके मन में आया कि उनका बेटा तो उनसे झूठ नहीं बोल सकता और गिरिजानंदा पर उन्हें इतना भरोसा नहीं था। इसलिए वो बोली, तो बेटा इन सब से बचने का कोई रास्ता तो होगा ना। ये सुनकर घुघनी लाल धीरे से बोला, आप मेरी कलाई पर बंधा ये धागा खोल दीजिए, इसके बाद ये दुष्ट आत्मा मेरे शरीर से निकल जाएगी। ये सुनकर मानसी जी ने ज्यादा कुछ न सोचते हुए उसकी कलाई से वो धागा खोल दिया। ये देखकर घुघनी लाल बोला, मां आप ये बात गिरिजानंदा को मत बताना, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। एक बार मैं ठीक हो जाऊं तो इसे तलाक दे दूंगा। मानसी जी इसके लिए मान गई और उस रात जब सब सो गए तो घुघनी लाल अपनी जगह से उठा और बाहर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास आया तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया। उसने उस ताले की चाबी खोजने की कोशिश की, लेकिन वो उसे कहीं न मिली। इन सब की वजह से उसका गुस्सा 7वें आसमान पर आ चुका था और अब उसने सोच लिया था कि भले ही अब उसे किसी की जान ही क्यों न लेनी पड़े, वो पीछे नहीं हटेगी। वो कमरे में वापस आ गया, एक थप्पड़ मारकर गिरिजानंदा को जगाया और उसका मुंह पकड़कर पूछा कि आखिर चाबी कहाँ है। गिरिजानंदा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये धागे के बावजूद
अचानक से रतन मंजरी इसके ऊपर हावी कैसे हो गई। वो इसी बारे में सोच रही थी कि तभी उसने महसूस किया कि घुघनी लाल के हाथ उसके चेहरे पर इतनी जोर से कसे हुए थे कि वो अब उसकी चेहरे की त्वचा को भी भेदने लगे थे। गिरिजानंदा की चीख जैसे ही मानसी जी के कानों में पड़ी तो वो दौड़कर उनके कमरे में आई और वहां ये सब देखकर वो हैरानी से बोली, बेटा ये तू क्या कर रहा है? छोड़ उसे। ये सुनकर घुघनी लाल गुस्से में बोला, तू चुप कर बुढ़िया। आज अगर मुझे चाबी नहीं मिली तो समझ लेना कि तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनकर गिरिजानंदा बोली, मम्मी जी इसे चाबी दे दीजिए ना, वरना ये हमें मार देगी। ये सुनकर घुघनी लाल ने गिरिजानंदा की गर्दन छोड़ी और भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए बोला, माफ करना कि गलत इंसान को पकड़ लिया, असली में तो चाबी इस बुढ़िया के पास है। ये बोलकर घुघनी लाल मानसी जी की ओर दौड़ा। इससे मानसी जी काफी घबरा गई और अपने कमरे की तरफ दौड़ी। कमरे के पास आकर वो दरवाजा लगाने ही वाली थी कि तभी घुघनी लाल वहां आ गया और झपट्टा मारकर मानसी जी को पीछे धकेल दिया और अब वो उनके सीने पर सवार होकर बिल्कुल वहशियों की तरह बोला, जल्दी बता चाबी कहाँ है? जब ये सब हो रहा था तब मौका देखकर गिरिजानंदा ने उस कमरे का दरवाजा लगा दिया और ताला खोलकर मदद इकट्ठा करने में जुट गई। इसी दौरान घुघनी लाल को गिरिजानंदा की चाल का पता चला और वह दरवाजा पीटने लगे। इसी दौरान मौका पाकर मानसी जी के पति ने उन्हें संभाला और उन्हें लेकर कमरे से जुड़े हुए स्नानघर में घुस गए। गिरिजानंदा पड़ोस वालों को लेकर वहां पहुंची और मंदिर से त्रिशूल उठाकर उन सब ने जैसे तैसे घुघनी लाल को दोबारा से काबू किया। इसके बाद गिरिजानंदा ने अपना धागा खोलकर घुघनी लाल के हाथों में बांधा, जिससे वो शांत हुआ और तब गिरिजानंदा ने उसे नींद का इंजेक्शन दिया। अपने बेटे की ये हालत देखकर मानसी जी को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था और उन्होंने गिरिजानंदा से इसके लिए माफी भी मांगी। गिरिजानंदा ने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन बस इतना ही कहा कि अगली बार से धागा न खोलें। अगले दिन उस तांत्रिक को दोबारा बुलाया गया और उन्हें इस बारे में बताया। तब उन्होंने गिरिजानंदा को दूसरा धागा दे दिया और कहा, देखिए कुछ दिनों तक ख्याल रखिए। वो आत्मा घुघनी लाल को अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन वो उसे ऐसे ही मारकर अपने साथ नहीं ले जाएगी, वरना इससे वो कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। वो घुघनी लाल की सारी ऊर्जा ले रही है और इन्हीं सबकी वजह से जब घुघनी लाल की सारी ऊर्जा चली जाएगी तो वो अपना शरीर छोड़ देगा। लेकिन इस धागे की वजह से वो उससे ऊर्जा नहीं ले पाएगी, बल्कि उसकी ऊर्जा जाती रहेगी और आखिर में जब वो एकदम शक्तिहीन हो जाएगी तब हम उसे बाहर निकालकर उसे मुक्त करने की कोशिश करेंगे। अगर सब सही रहा तो वो इन सब से मुक्त हो जाएगी। वे सारे इसके लिए मान गए और अब वो सारे इसका पूरा ध्यान रख रहे थे। इस दौरान बीच बीच में रतन मंजरी घुघनी लाल के शरीर पर हावी होकर निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन वो निकल न पाई और इसी तरह से 2 महीने बीत गए। रतन मंजरी की आत्मा अब काफी कमजोर हो चुकी थी। वही घुघनी लाल अब पहले से काफी हद तक ठीक था, जिसकी वजह से रतन मंजरी की मुक्ति की साधना करवाई गई। पता नहीं रतन मंजरी मुक्त हुई या नहीं, लेकिन इन सब के बाद वो दोबारा तो घुघनी लाल या उसके परिवार के पास नहीं आई। साथियों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है और उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको काफी अच्छी लगी होगी और काफी सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी भी मिली होगी। तो आपको कैसा लगा ये मुझे टिप्पणी में जरूर बताना।